उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो एक मेरा साथी पीछे लेट करके फायर कर रहा, मैदानों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से उंगली कटी और दूर जा करके पड़ी। उन दोनों ने बोला नहीं यार, जीना तो तुम्हारे साथ जीना, मरना तो तुम्हारे साथ। ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद घुटने से पैर कट गया है। ओह अच्छा। तो गिरते एकदम से मन में आया, देख पैर फटा है, ऐसे मारा हाथ नहीं है, पैर तो है। दूसरा ग्रेनेड वहाँ पे गिरा। अच्छा जी। तो उसका एक स्प्लेंडर आकर के यहाँ पे लगा और ये पूरा काट दिया। ओह शाबाश। इसको कटने के बाद चेहरा सुन लो, मोटर का बम गिरते ही उसका जो स्प्लेंडर था उसके यहाँ लगा, इसकी गर्दन कट गई जमीन पर। ओह इनको रिजेक्ट करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। आकर के जब वो हमारे जवानों में गोलियां मारने लगे, बॉडियां ऐसे उछलते, तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे फिर नीचे तक सूचना दे सकूं। फौज में जो रिलेशनशिप होता है ना, वो एक माँ और बेटे के समान होता है जी। आकर के एक को देखने लगा, किसी का ये सर बाहर था, किसी के पूरी फिफ्टीन वर्षों। बहुत देर रोया बैठ कर। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार एंड वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू ये भी कुछ खास है। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों का होस्ट डॉक्टर उज्जवल चुग आप सब लोगों के साथ हूं। आज मैं सच बता रहा हूं, मैं हद से ज्यादा खुश हूं क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत 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 खास होने वाला है। और जो मेरे साथ आए हैं वो बहुत खास नहीं है, वो कुछ बहुत ज्यादा 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 ही खास है एंड तभी वो हमारे साथ ये भी कुछ खास है। अगर मैं सही मायने में बात करूं, आज का पॉडकास्ट इतना मजा आने वाला है आप लोगों को। इंस्पायरिंग ऐसी स्टोरीज, ऐसी कहानियां जो सच में हुई है वो आपको सुनने को मिलेंगी और बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी। मजे की बात ये है, आज आपको सही मायने में दिखेगा जिंदगी में जिद किसे कहते हैं। देखो, जिंदगी में कुछ करने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, मैं भी बहुत जिद्दी हूं, बट जो आए हैं ना उनकी जिद थी। अब जिद किस चीज की? जिद थी कि बिना जीते नहीं जाऊंगा। जिद थी भारत के गौरव के सम्मान के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। और मजे की बात, मतलब मैं कितने सारे लोगों से आई इंटरेक्ट विद सो मेनी यूथ एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आप लोगों से इतनी मुलाकात होती है तो मुझे लोग बोलते हैं कि सर आपकी हम चीज़ों को देखते हैं, वी फील इंस्पायर। लेट मी टेल यू, आज जो मेरे साथ बहुत खास, माई वेरी डियर, माई वेरी रिस्पेक्टफुल जो गेस्ट हैं, जब मैं बहुत बारी ऑफ होता हूँ ना तो मेरे को इंस्पायर करते हैं। सो लेट मी ऑल ऑफ अस लेट्स पुट आवर हैंड टुगेदर एंड वेलकम होल हार्टेडली वेरी रिस्पेक्टफुल। गेस कर पा रहे हो कौन है? चलो बता ही देते हैं। तो हमारे बहुत अजीज, बहुत सम्माननीय सूबेदार मेजर परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव, कारगिल हीरो। सर नमस्कार, जय हिंद। जय। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने समय निकाल दिया। आई एम सो हैप्पी टू सी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। पहली बात तो मतलब आप आज भी उतने ही यंग हो, बट मतलब मैं तो इस बात को सुन के ही हमेशा खुश होता हूँ। आपसे बड़ी सारी इतनी बातें करनी है, इतनी करनी है, मगर मेरे दिमाग से एक चीज नहीं निकलती। मैं शुरुआत ही वहीं से कर रहा हूँ। आप यंगेस्ट परमवीर चक्र हो, 19 साल का लड़का, और इस लेवल की ब्रेवरी, ये सर मतलब कहाँ से आई आपके अंदर? मतलब फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड? बिल्कुल है। देखिए, इस शरीर की उम्र बेशक 19 साल थी जी, लेकिन शायद इस शरीर के अंदर बैठी हुई सोल की उम्र 19 साल नहीं रही हो। अरे क्या बात है, बहुत खूब। और ये सब कुछ कहाँ से आता है, ये हम सब जानते हैं कि जब दो चीजें जुड़ी होती हैं जी, एक इंसान के साथ में जी, एक होता है वैल्यूज, राइट, और एक होते हैं पर्पज। करेक्ट। वैल्यूज हमें एक जीवन का रास्ता दिखाता है, राइट, और पर्पज उस पे चलने के लिए प्रेरित करता है। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड, बहुत बढ़िया। तो बचपन गांव में बीता जी, पिता ने युद्ध लड़े थे। हाँ जी, बिल्कुल। 71 की और भी आप 65 और 71 का उन्होंने युद्ध लड़ा था। जी, फिर किताबों में पढ़ा था, जी, क्योंकि ये एक जो इंसान की
जो लर्निंग है वो देखने और सुनने से बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक बात, आई एग्री। तो पिता से सुनते रहे, किताबों में पढ़ते रहे। जी इतनी विषम परिस्थितियां, जी प्रतिकूल परिस्थितियां, जी। यार एक व्यक्ति न खाना खाता है, न पानी पीता है, न वो सोता है, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। ऐसा क्या है? क्या बात। बच्चे होते हैं जी तो बच्चों में एक जिज्ञासा होती है, जी। कहीं ऐसा तो नहीं है, झूठ तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से सच नहीं मानते। जी इसमें जिज्ञासा होती है, कुछ और जानने की होती है, क्यूरियोसिटी होती है। फिर इस तरह की जो रोज रोज कहानियों को सुनते थे, पढ़ते थे, फिर मन के अंदर भाव जागृत हुआ, शायद ये स्थितियां, परिस्थितियां हैं, राइट। तो इनको जीना है बिल्कुल ठीक। और इनको इनमें रहना भी है। करेक्ट। तभी वो भाव जागृत हुए, क्योंकि हमारा जो मन और मस्तिष्क, जी मस्तिष्क के भी दो भाग, चेतन, अवचेतन। राइट। और अवचेतन मस्तिष्क इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये कहूं कि एक किसान का बड़ा खेत है, समझ आया। बिल्कुल, आप वहां से अनलीश कर सकते हैं अपनी सब लिमिटलेस। कुछ आप वहां से ले सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो उस खेत में वो फौज में जाने का एक बीज अंकुरित हुआ क्या बात। कि यार फौज में जाना, साथ साथ पर्पज भी साथ में चला। फौज में जाना है जी। तो युद्ध लड़ना है। क्या बात। अब युद्ध की परिभाषा नहीं पता, ABCD नहीं मालूम कि युद्ध में होता क्या है। अब गांव की लड़ाई देखी, वो डंडे से कोई ऐसे लड़ रहा है। देश की लड़ाई लड़नी वो जी। तो और अलग होती है। कितना बड़ा संख्या में, करेक्ट। कहीं एयरफोर्स चल रही है, आर्मर्ड चल रही है, आर्टिलरी चलती है, इन्फेंट्री चलती है, और ये तमाम चारों तरफ से बम बरस रहे होते हैं। ये कुछ नहीं पता था, बस उसी भाव को जिया। क्या बात। उस सपने को देखा नहीं, उसको जिया था। बस तो वो कर गुजरने की आ गई अंदर। बस कर गुजरने की आ गई। और हम जब जीने की हम बात करते हैं जी तो जिया कैसे जाता है? आंखों से सिर्फ देखा जाता है, बिल्कुल। सोल से, आत्मा से, जो हम आत्मा कहते हैं, उससे उसको जिया जाता है। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। आत्मा तो उस परमात्मा का ही अंश है। बिल्कुल सही बात। अगर आपके सपनों में परमात्मा शामिल हो गया जी। तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी है ही नहीं कि उस सपनों को साकार होने से रोक सके। मतलब आपकी अभी बड़ी शुरुआती बातें सुन करके ना मुझे एक बड़ी स्ट्रांग फील आ रही है। वो वाइब ये आ रही है, एक सैनिक और एक साधु में खास फर्क नहीं होता, दोनों की साधना है। आपके अंदर मैं सैनिक भी देख पा रहा हूँ और साधुत्व भी देख पा रहा हूँ, दोनों साथ साथ देख पा रहा हूँ आपकी बातें में। नहीं, बिल्कुल ये है। और ये फैक्ट है कि जो हमारा सैनिक है जी वो एक संत है। बिल्कुल सही बोला। संत अपने घर बार को छोड़ करके जंगलों में, पहाड़ों में, मैदानों में तप करता है, जी और तप करके वो एक शक्ति प्राप्त करता है, और उस शक्ति के माध्यम से जी ये प्रकृति के मानव कल्याण के लिए, राइट, शांति सद्भाव की वो कामना करता है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक सैनिक भी यही करता है। यही कर। बट दोनों क्या जिम्मेवारी अलग अलग है, बट गोल एक है, पर्पस एक है। वेरी नाइस। सर, आपसे कारगिल का तो वो मंजर आज दिल से आपसे सुनना है, मगर उससे पहले, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि आपके जैसे जो हमारे साथ मतलब ये हम सब लोगों का, भारतीयों का सौभाग्य है, फॉर ऑल दी एस्पायरिंग पीपल, कि आपके जैसे गैलेंट्री अवॉर्डी हमारे साथ है, जो मैं समझता हूँ कि प्रभु की कृपा है कि वो अलाइव हमारे साथ है, तो उनकी हम लाइफ लर्निंग से ले पाए। बट मैं थोड़ा सा छोटे छोटे चीज़ों को पूछते हुए ताकि कनेक्ट कर सके, तो आपका सफ़र बुलंदशहर से शुरू हुआ। आपका बॉर्न शायद आप उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। बिल्कुल, मैं बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, गांव औरंगाबाद, अहीर। अच्छा, वेरी नाइस। तो आपकी सर स्कूल लाइफ कैसी रही? मतलब हाउ यू वर एज अ किड? मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट थे, कैसे थे? नहीं, मैं एक मध्यम घर अच्छा। का जो है छात्र था, और पहले प्राइमरी में, गांव में प्राइमरी
ये स्कूल्स होते थे, प्राइमरी में पढ़े हैं। अच्छा। हमने वो तख्ती देखी है कि जो लकड़ी की होती थी उसके ऊपर शाही लगाना, उसको रगड़ करके चमकाना, फिर अच्छा। ये सरकंडे वाली कलम बनाना, क्या बात है। और खड़िया की वो बना करके और उससे लिखना। क्या बात। वो प्राइमरी में पढ़े। प्राइमरी से फिर दूसरे गांव में वो था हायर सेकेंडरी स्कूल, अच्छा। तो वहाँ फिर वो एजुकेशन हुई। तो एकेडमिक्स आपकी एक एज अ मीडियोकर स्टूडेंट रहे। यस। तो एकेडमिक्स में कभी आपको कहीं ऐसा आया मंजर कि आपका इंटरेस्ट नहीं था और आपको कोई चीज़ जो रुचि बिल्कुल ना होती हो, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि एकेडमिक्स पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं था। बस एक सीखने की तमन्ना थी। अच्छा। और बस सीखते थे और पढ़ते थे। अच्छा। बस यही था, एक आगे बढ़ना था बस ये, क्योंकि हर समय हर जगह बस एक जुनून ही था, फौज में जाना है। अच्छा। और मुझे वो वाकया याद है कि 8th क्लास में थे हम, और ये कैलाश मानसरोवर पर्वत की जो है बात चल रही थी, उसमें कहीं चैप्टर में था। अच्छा। तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, अच्छा जी। लेकिन अब ये चाइना में है। अच्छा, तो आपके घर घर गए? वो घर कर गई। मैं एकदम से मैं उठ करके मैं बोला सर, क्योंकि हाँ 7-8वीं के बच्चे के पास उस समय स्टैंड गन तो सबसे बड़ा हथियार है। हाँ। मगर सर, हाँ। बोला हाँ सर, स्टैंड गन दिलवा दो, कैलाश पर्वत को इंडिया में हम वापस। अरे क्या 8वीं क्लास में? वेरी नाइस। बोला स्टैंड गन से ले आओगे? मगर हाँ सर ले आएंगे। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। बस यही भाव से चलते। तो आपकी सर स्कूलिंग कौन से साल में खत्म हुई, आपने करी? मैं 95 में मैंने हाई स्कूल किया था। अच्छा, 95 हाई स्कूल। और 96 में 11th कंप्लीट हो गई थी, 12th में आया ही था। अच्छा। और तभी फौज में भर्ती। तभी आपने फौज में भर्ती ली। तो आपके सर फौज के जो शुरुआती दिन होते हैं, मतलब मैं यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी, कुछ थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन भी, आपने उस टाइम पे इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी जिस समय ऐसा कहते हैं अभी कि उस समय एक रगड़ा नेक्स्ट लेवल का होता था, और आज भी होता है, बिकॉज एक फौजी, एक सैनिक को बनाना एक पूरी जर्नी है। तो आपने जब ज्वाइन करी तो आप पहले से मेंटली रेडी थे कि मेरे को साथ क्या क्या होना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एकदम से झटका लगता है, तो आपका क्या वो पहला एक्सपीरियंस था? देखिए, जो खेतों में काम करके गया है बच्चा, उसको तो मजा आएगा, उसको मजा। सही बात। मैं तो खेतों में काम करके गया था, आवड़ा भी चलाया, हल भी चलाया है। अच्छा भाई। और वो हर चीज करके गए थे। वहां गए तो वहां कोई, हाँ वो एक आग की तप्त भट्टी है। करेक्ट। फौज की ट्रेनिंग, और वो आज भी है। बिल्कुल सही। क्योंकि जो सिविलियन बच्चे का माइंडसेट अलग है, राइट, और उस माइंडसेट को कन्वर्ट करके फौजी माइंडसेट में लाना है। करेक्ट। तो किसी भी चीज को अगर उसका शेप बदली करनी है जी, तो उसको आग में तपाया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल किया जाता है। तो जब आग में तपेगा तब उसको मोल्ड किया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा। राइट। तो ऐसे ही 9 महीने। अच्छा, 9 महीने का बड़ा वो होता है कि यार 9 महीने ही क्यों? हाँ बिल्कुल, ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है। फिर जब ट्रेनिंग करते करते फिर बाद में एहसास हुआ यार 9 महीने हाँ। का जब एक बच्चा जब गर्भ से निकलता है तो उसे बोलते हैं परिपक्व है ये। राइट, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, परिपक्व है जी। जो प्रकृति ने 9 महीने का गर्भ एक माँ को दिया, कि ये गर्भ में 9 महीने रहेगा तो ये परिपक्व होकर के जब आएगा तो परिपक्व ही। बिल्कुल ठीक बात। तो ये 9 महीने शायद हमारी उस संस्कृति से लिया गया कि 9 महीने ये भी एक गर्भ है। बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर एनालॉजी आपने दे दी, बहुत सुंदर। फौज की ये भी एक गर्भ है, और इस गर्भ से 9 महीने जब इसमें तपोगे, अभी देखो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो मलमूत्र में वो रहता है जी, और वो ऐसे ही जब यहाँ फौज में जाएगा जी, इतनी यातनाएं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। बट वो यातनाएं नहीं होती हैं, हाँ वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, बिल्कुल, ताकि आपकी तमाम इमोशंस को उस तरह पिघला दिया जाए और फिर आपको वहां से मोल्ड कर दिया जाए। बिल्कुल। तो ये उसका शायद मैंने एहसास। बहुत सुंदर एनालॉजी में आपने इसको, मैं समझता हूँ 9 महीने की ट्रेनिंग की एनालॉजी दी। तो आपका सर कोई ऐसा यादगार, सबसे मतलब उस ट्रेनिंग के दौरान का ऐसा टास्क जब आपको, मतलब वो मंजर आपके लिए नहीं बोलता, ड्यूरिंग ट्रेनिंग के हर किसी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आई एम श्योर,
बिल्कुल। ट्रेनिंग का शुरुआत का दिन बहुत ही यादगार है और एक ऐसा क्या हुआ था उस शिक्षित उस शिक्षा भी दी उसने, बहुत लर्न हमने दिए। जिस दिन पहुंचे हाँ और उस दिन शाम के टाइम डिनर में जाना था। हाँ। तो मैस होता है हमारा, हाँ बिल्कुल मैं तो उसमें डाइनिंग हॉल में, करेक्ट। और डाइनिंग हॉल में हम गए, खाना खाया, खाना खाते फिर वापस आए तुरंत, क्योंकि फौज विसिल पे। हाँ राइट बिल्कुल। जैसे विसिल लगी फॉलन के लिए। फॉलन के लिए, फॉलन हो गया, तुम सोचे कि इसी ग्राउंड में हो। अच्छा ना 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 ना, ग्राउंड में नहीं, डाइनिंग हॉल। अच्छा ओके। तो वहाँ डाइनिंग हॉल में जाकर इकट्ठे हो गए, तो हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ क्यों। अच्छा मेरे डाइनिंग में क्यों फॉलन हुआ, ठीक बात। वहाँ जा करके पता चला, और वो हमारा जो सीनियर जेशियोस था, सूबेदार, उसने बोला कि यार ये जो रोटी के टुकड़े आज यहाँ पर टेबल और जमीन पर पड़े हैं, हाँ इन रोटियों के लिए हम घर छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल ठीक बात। अगर ये इतना सा पेट ना होता तो कोई भी इंसान घर से बाहर ना निकलता। एकदम। और आप लोग इस अन्न को कच्चा बता करके तोड़ करके रख दिया। राइट। तो उन्होंने पूरा 250 के आसपास एक कंपनी की स्टैंड थी उस टाइम, हाँ पूरा एक बिल्डिंग में किया, पूरा वहां से बोला भी कोहनियों के बंद चलना है, अच्छा और मुंह से वो रोटी के टुकड़े को उठाना है। अच्छा जी। हाथ से नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं कि हाथ से उठाया मुंह में डाल दिया। अच्छा जी, तो मुंह से उठाना है, मुंह से हुआ, हाथ का यूज नहीं होना चाहिए। हाथ का यूज नहीं होगा। और अगले 15 मिनट के बाद आपको खड़ा किया जाएगा, हाँ और फिर आपके मुंह को चेक किया जाए किसके मुंह में रोटी है कि नहीं। अरे सारे इंस्ट्रक्टर पूरा जो है, सर्दी का महीना, 15 मिनट में पूरा पसीना पसीना बॉडी होगी, कपड़े पूरे ऐसे होगी। अच्छा जी। तो लास्ट में सीनियर जैसे बोलता, अच्छा जो आज आए हैं वो तो नहीं थे इसमें। अरे सर इनमें तो बड़े सर हैं हम तो, अरे यार इन बेचारों को क्यों, मगर सर पहले क्यों नहीं पूछा था। अब नहीं, तो आज उसका लगता है कि शायद पहले ना पूछे उन्हें से, अगर पहले पूछ लेते, हम नहीं उस पनिशमेंट में होते, वो मौका तो शायद हमें उस शिक्षा का मौका महत्व तो नहीं पता चलता। करेक्ट करेक्ट। अगले दिन सुबह पीटी में जाना था जी। तो ये यंग जो लड़के जाते हैं 17-18 साल के, बड़े अरमान होते हैं, बड़ा उनका अलग वो होता है रुतबा सा। बक्से मिल गए थे, अच्छा शीशा बढ़िया से सबने खरीद करके, अरे दाढ़ी बनाओ शेविंग क्रीम से। हाँ। ऐसे बना रहे, वो इंस्ट्रक्टर ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, देखो भला अभी तक तो शेविंग कर रहे हैं, हाँ। पीटी में कब जाएंगे, वेपन कब निकालेंगे, पीटी में कब पहुंचेंगे। ये वो देखता रहा, अरे ये तो हम तो बड़ी मस्ती से सब। तो बस थोड़ी देर के बाद उसने बोला कि अगले 15 मिनट के बाद शस्त्रागार पे मिलना। अच्छा। और कोई नहाया है, कोई फ्रेश हुआ है कि नहीं हुआ है, फटाफट पहने कपड़े वहां पहुंचे, शस्त्रागार से शस्त्र निकाले, वहां से हम पीटी ग्राउंड जाना था। राइट। तो पीटी फॉलन हो चुकी थी। अच्छा। और सब हमारी तरफ ऐसे देख रहे। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि शायद बड़े राक्षस आ रहे हैं भैया। यह बहुत बड़े जो है, ये तो भाई ये तो अनुशासन के बरखिलाफ चल रहा कार्रवाई। हाँ। दादा में आ गए, तो फिर जो ऐसे दादा आराम से चलेंगे अपने टाइम से। ठीक बात है। बस जब तो कुछ नहीं बोला, जैसे पीटी का जो है वहां से छोड़ दिया, गो हुआ, गो होने के बाद हमको रोक लिया गया, आप लोग यहीं रुके। गेस्ट नहीं हमारे, आपका वेलकम नहीं करेंगे क्या हम? इतने बड़े अतिथि आए हैं। अच्छा जी। उन्हें जो फ्रंट रूल, बैक रूल, फ्रंट रूल, बैक रूल्स, अब शुरुआत में तो किसी किसी को तो, क्योंकि कोई फौजी परिवार से था तो उसको तो पता था, बाकी हम जैसे को नहीं पता था। तो फ्रंट रूल एक काट रहा, बोलो जैसे ये काट रहा है ऐसे ही काट। उसने 20 मिनट फ्रंट रूल, बैक रूल, कोई शाबाश। और फिर बोला अभी खड़े हो जाओ। अब जैसे खड़े हो तो पूरा तो ब्रह्मांड घूम रहा है, खड़े होते नीचे गिरे, अब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तब उस दिन टाइम पंक्चुअलिटी का सबक क्या। तो ये पहला दिन ट्रेनिंग का और ये जीवन के बहुत बड़ा सबक उन्होंने सिखाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। तो ट्रेनिंग सर, ट्रेनिंग के दौरान मतलब, क्योंकि
आपका जो कारगिल में योगदान है, मतलब आई एम श्योर आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग और कितने लोगों को आपने जूनियर्स को भी मेंटर करा बहुत कुछ, बट ये जो कारगिल का जब आपको टाइगर हिल्स का असाइनमेंट मिला, तो ये कारगिल की जब हमारी वॉर का पूरा जब ये इंफॉर्मेशन आई, तो आपके लिए इसके लिए कोई ऑलरेडी प्री प्लानिंग आपके पास पहले थी, या आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना थप्पा स्पॉन्टेनियस, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट? नहीं, ये आपको कैसा मौका मिला है इसका टू बी अ पार्ट ऑफ दैट घातक प्लेटून 18 ग्रेनेडियर्स को आपने रिप्रेजेंट करा जब? तो क्योंकि घातक प्लेटून, इसको सिविल भाषा में जो सिविलियंस जो लोग हैं जी, उसको कमांडो टीम के, हाँ कमांडो, बोले ये कमांडो टीम, हाँ बिल्कुल ठीक। तो उसमें तो एक विशेष गुण वाले ही जो है जवानों को चयन किया जाता है। और विशेष गुण क्या है? उसमें अच्छा फायरर होना चाहिए, ठीक है, अच्छा नेविगेटर होना चाहिए, और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, टफनेस, बहुत टफनेस ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे लोगों को चुनना कि देखिए सभी फिजिकल मेंटल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन उनकी टफनेस लेवल हाई लेवल, जो एक्सट्रीम तक बर्दाश्त कर सके, क्योंकि वो उस पलटन की यूनिट की एक नाक होती है। बिल्कुल ठीक बात। और वो एक शक्ति है उस पलटन को प्रदर्शित करने की। और हमें सबसे, क्योंकि उस टीम को चुनाई इसलिए गया, गठन इसलिए किया गया जी, ताकि टाइगर हिल पर फर्स्ट टाइम जी, फर्स्ट जो फोर्स लगा करके राइट, हम उन टेररिस्टों को मार सके, एक ही बारे में कर सके। तो यहाँ मेरा जो चयन हुआ था, क्योंकि उससे पहले हमने तोनोलिंग टॉप पे लड़ाई लड़ी थी। करेक्ट। और तोनोलिंग टॉप पे हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था। अच्छा जी। और 22 दिन में हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था। तब जाकर के 12 जून 1999 को जी हमारी फौज ने पहली सफलता के रूप में वो तोनोलिंग टॉप प्राप्त किया। राइट। तो वो जो 22 दिन हमने लड़ाई लड़ी जी, तो उसमें एक टीम, अलग अलग टीम होती है, अपने टीमों का अपना एक कमांडर होता है, उनका अपने हर टीम के अपने अलग अलग टास्क होते हैं जी। तो जो मैं जिस टीम में था 15 बंदे थे हम जी। उसका काम था जो फॉरवर्ड में जवान लड़ रहे हैं उनको रसद पहुंचाना, राशन और नेशन पहुंचाना। ओके। तो हम 15 में से 3 जवान ऐसे थे जी, जो 22 दिन तक जी, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, बिना रुके, बिना थके, क्या हुआ, लगातार चलते थे। बहुत बढ़िया। सुबह 5:30 बजे मेन रोड से सामान उठाना, 25 से 30 किलो वजन पीठ पर बांध करके रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचना और फिर वापस आना। तो उसी काम से हमारी ये फिजिकल और मेंटल टफनेस दिखाई दी और तभी हम तीनों जवानों को उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। अच्छा, तो ये जो सर आपने जो 22 दिन से वॉर लड़ी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द कारगिल वॉर? यस। अच्छा, तो मतलब जब ये कारगिल की बिल्कुल इनिशियल पॉइंट हुआ था कारगिल वॉर के लिए, तो ये इनिशियल पॉइंट में आप सबसे पहले रोपिन कैसे हुए इस वॉर में? हाउ दैट हैपेंड, मतलब कि आपको इस चीज की सूचना, इंटीमेशन आई कि भैया आपको कारगिल जाना है लड़ने के लिए? तो एक्चुअली में क्या किया, मेरी बटालियन जो थी वो कश्मीर वैली में थी। ठीक है, राइट। और काउंटर इंसर्जेंसी में पूरा हम उग्रवादियों के बरखिलाफ एक युद्ध आज भी फौज लड़ रही है जी, इस युद्ध का हिस्सा में हम थे। अच्छा। और उस समय मैं छुट्टी पे था। अच्छा, ओके। और शादी करने के लिए आया हुआ था। अच्छा, 5 मई की शादी थी। 99 की शादी? अच्छा। 5 मई 1999 की शादी थी। 20 मई को मैं वापस जम्मू जब ट्रांजिट में कैंप पे रिपोर्ट किया, हाँ, तब पता चला यार हमारी जो बटालियन थी उसको दराज सेक्टर भेज दिया है। अच्छा, ओके। और किस लिए? बोला भाई वहाँ पे टेररिस्टों की संख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो वहाँ जब श्रीनगर पहुंचे, जम्मू से श्रीनगर पहुंचे, तो वहाँ कंफर्म हो गया कि कारगिल युद्ध, एक लड़ाई शुरू हो गई है वहाँ पे। अच्छा, मतलब प्रॉपर वॉर हो गई है और हो गई है। तो वहाँ से फिर मुझे इस तरह से सूचना मिली, लेकिन आभास हो गया था शादी के फर्स्ट नाइट को। अच्छा, कि कोई हमारे तिरंगे को लेकर के भाग रहा है और हमारे सैनिक पीछे भाग रहे हैं, उनको गोलियां लग रही हैं लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ रहे। नहीं तो आप क्या कोई ऐसा सपना आया? हाँ। अच्छा, ये सपना आया था और इस सपने को जब परिवार वालों से साझा किया, हाँ, तो उनके, क्योंकि भाई मेरा फौज में ही। अच्छा, राइट। तो एकदम से उसने बोला यार ऐसा है कि जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, हाँ, और उसके सपोरी
आ जाते हैं, वही दिखता है। हाँ। लेकिन मैं अंदर से बेचैन था अच्छा, कि कुछ तो हुआ है। तो ये आप 5 में 7 मई को ये 7 में, अच्छा राइट। ये जो है पूरा इसका आभास हो गया था, लेकिन वो हकीकत प्रत्यक्ष रूप से पता चला जब जम्मू पहुंच गया तब। शाबाश। तो आपको कॉल, जब आपकी फर्स्ट नाइट हो गई, शादी हो गई, उसके आपको कॉल कब आई जब आपको बुलाया गया? नहीं, कॉल नहीं किया था। अच्छा, कॉल नहीं किया था, जिसकी जो छुट्टी थी। अच्छा, वो छुट्टी के बाद जाना ही था वैसे भी। अच्छा ऐसा। तो अब सर, जब आपने ये 22 दिन की लड़ाई पहली लड़ी, देन आप पार्ट बने ऑपरेशन विजय के लिए और कारगिल हिल्स, टाइगर हिल्स को कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ ना एक मेरे लिए भी एक बड़ा सवाल है, और ये बड़ा डीप विषय है समझने का, और उस माइंडसेट को मैं जरूर डिकोड करना चाहूंगा। टाइगर हिल की इट वॉज दी स्ट्रेट क्लिफ, अगर मैं गलत नहीं हूं, उस क्लिफ को क्लाइम करना था बिल्कुल अपने को। और हम बात कर रहे हैं सन 99 की, 99 और आज के वेदर में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। तब इट वॉज एक्सट्रीम, और हमें पता है कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, विच इज 10 टाइम्स रिस्की। हमें ऊपर एग्जैक्टली स्थिति का भी नहीं पता, कितने इंट्रूडर्स है, क्या स्थिति है, कैसी है। तो एक अक्सर आता है कि आपके साथ ना हम इस एडजेक्टिव को जोड़ देते हैं कि आपने अपना अनलॉजिकल माइंड लगाते हुए आपने कहा जी आगे काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो जो माइंडसेट था, बहुत बारी क्या होता है कि फौज में भी हमने ऐसा देखा है कि जब कोई मिशन आते हैं तो हम बड़े सारे लॉजिक्स चाहिए होते हैं। मैं ये समझता हूँ, ऐसा नहीं है, आपके बैक ऑफ द माइंड जरूर कुछ कैलकुलेशन रही होगी, ठीक है, बट फिर भी उतने एक्सट्रीम पे जा करके करना ही है, ये कहाँ से, क्या माइंडसेट था सर? उस माइंडसेट को समझना चाहो। क्योंकि माइंडसेट तो शुरुआत बचपन से बन गया था कि वर्दी तो पहन ली थी उस जुनून और उस पर्पज से जी। तो अब वो मौका मिल रहा था जी, जिस सपने को मैं जी रहा था। क्या बात। तो वो सपना जब जीते हुए आप आ रहे हो, और उस टफनेस आती गई बचपन से, जी, ट्रेनिंग से। फिर 22 दिन हमने वहां पे लड़ाई लड़ी उससे, और उससे पहले जी। जो 1 साल कश्मीर में अलग अलग टेरेन में Correct. और अलग अलग जगह, पहाड़ियों पे कहीं जा रहे हैं, कहीं जंगलों में जा रहे हैं, कहीं खेतों में जा करके उग्रवादियों के साथ इनकाउंटर कर रहे हैं। तो वो जो चीजें थी, उससे टफनेस धीरे 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 बढ़ने लगी थी। और जो टफनेस बढ़ी, तो उसी टफनेस का ही ये नतीजा था कि जब टाइगर हिल पर पहुंचे और इतनी जो है प्रतिकूल वेदर था, हाँ, कि आज बात करते हैं कारगिल की, तो आज तो बहुत कुछ वहां पे बदल गया है। बिल्कुल -20 डिग्री टेम्परेचर था रात का। करेक्ट, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करा आप लोगों ने। और सुबह अगर हम जितनी देर, अगर 15 से 20 मिनट बैरेक से बाहर खड़े हो जाएं, हाँ, तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। क्या? तो उस टाइम खून टपक रहा था। फौज के अंदर एक जोश, जुनून और जज्बा ही था। अच्छा, जो आगे मूव करा रहा था, जो आगे मूव कर। नहीं, तो उस समय जब आप रोप क्लाइम कर रहे थे क्लिफ पे, तो उस समय क्लाइम करते वक्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फायरिंग हुई और कुछ हमारे जवान हम उसी समय शहीद भी हुए, जब अभी हम पूरी क्लाइम नहीं कर रहे थे। ऐसा ही हुआ था? शहीद नहीं हुए थे, क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जी, जिस पर मैनुअल तो चढ़ नहीं पा रहे थे, बिल्कुल ठीक, रस्सियों के सारे चढ़ने लगे। ठीक, जब रस्सियों के सारे चढ़ेंगे तो इंसान चढ़ रहे हैं, हाँ, आवाज तो होगी इंसान। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। और वो भी इंसान कहाँ के थे? ये उत्तर भारत वाले। ये तो किसी भी परिस्थिति में चुप बैठ नहीं सकते। क्या बात है। और तो एक, क्योंकि देखिए, जो गाली अभी जो समाज में वैसे अगर बोलेगा गाली दे रहे हैं, अपनी ईगो हर्ट हो जाती है। लेकिन कि ये गालियां ना, ये बड़ा पुश करते हैं। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी व्यवस्था समझ सकता हूँ कि हम इस पे पब्लिक के सामने दे सकते हैं, बट मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। वो गाली गलौज से पुश हो रहे हैं, चल रहे हैं सब, तो आवाज तो हो रही है, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि हम उनके पोस्टों के बीच से जा रहे हैं। अच्छा, अरे मतलब दोनों साइड पोस्ट थे। अच्छा, तो अब आवाज हो रही है, तो शायद उस समय वो सो रहे होंगे। अच्छा, उनकी आंखें खुली, हाँ,
यहाँ शोर कैसा हो रहा है? करेक्ट। तो उनको एकदम से लगा कि यार भारतीय सेना, अच्छा। इन्होंने सरप्राइज कर दिया। हाँ। इस पोस्ट ने भी और इस पोस्ट ने भी जी। दोनों ने अलाउंड फायरिंग खोल दी। अच्छा जी। अब रास्ता, क्योंकि अब चढ़ रहे हैं, एक एक करके चढ़ा जाएगा। करेक्ट। हम 7 बंदे चढ़ चुके थे, बाकी को चढ़ने ही नहीं दिया। अच्छा। ऊपर चढ़े तो ऐसे 8-7 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस था, फिर सामने बंकर था उनका। अच्छा। फिर हमने चढ़ते ही फिर उनके ऊपर फायर खोला, अच्छा। तो उनमें 3-4 बंदे थे, वो भी शहीद हो गए। अच्छा। फिर वहाँ उसी बंकर को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, अच्छा। और फिर वो उन बंकरों से फिर हमने फायरिंग शुरू किया। वहाँ से जो टॉप था 50-60 मीटर था। अच्छा। और 50-60 मीटर ऊपर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, अच्छा, पूरी कंपनी थी। पूरी कंपनी थी, और कंपनी की स्ट्रेंथ 150 की। करेक्ट, बिल्कुल 100 से ऊपर आदमी, बिल्कुल। तो उन्होंने तो एकदम से देखा कि यार यहाँ तक तो फौज पहुंच गई, हिंदुस्तान की फौज। हाँ। कंपनी के पास कितने हैवी वेपन्स होते हैं, तमाम कंपनी के हैवी वेपन्स का हमारे ऊपर फायर शुरू हो गया था। कोई शाबाश है। नीचे से कोई सपोर्ट नहीं, बिल्कुल। नीचे वालों को चढ़ने नहीं दे रहे। 7 लोगों के बाद। और हाँ, हम साथ ही थे जी। और बस लगातार उनकी बम्बारिंग शुरू हुई। हम पत्थरों की आड़ लेकर के, कुछ छोटे छोटे बंकर्स बना करके हम लड़ते रहे। क्या बात है। तो मतलब ये कुछ नेक्स्ट लेवल की ब्रेवरी। तो आप जब ये रोप पैनिक क्लिफ चल रहे थे, तो आपको ओवरऑल जब बाद में आप भी नीचे बेस हॉस्पिटल पे लाए गए, 17 गोलियां। मतलब मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि मेरे से अक्सर लोग पूछा करते हैं कि सर कभी आपका ऑफ समय होता है तो आप बाउंस बैक कैसे करते हो। वह हर किसी का होता है। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो अक्सर बहुत लोग आपसे इंस्पायर मोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे मैं भी बहुत सारे बच्चों पे काम करता हूँ, लोगों में। तो मैं इस बात को बड़े दिल से कह सकता हूँ कि मुझसे किसी ने जब भी पूछा तो मैं इनको बोलता हूँ कि जी मैं आँख बंद करता हूँ तो मेरे सामने परमवीर चक्र सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जी आते हैं और साहब सामने खड़े होते हैं, और मैं कहता हूँ यार 17 गोलियों के बाद भी जिद नहीं हटी, तभी तो तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो आपसे 17 गोलियां आपको टोटली लगी। तो जब आप क्लाइम कर रहे थे तो फायरिंग आप बता रहे दोनों साइड से खुली, तो आई एम श्योर तब भी कुछ गोलियां लग गई होंगी। नहीं, तब नहीं। अच्छा, तब नहीं लगी। जब आप ऊपर पहुंच गए तभी गोलियां लगी। तब गोलियां लगी। तो जब आपको गोलियां लगी तो आपको आभास तो हो ही गया होगा गोली लग चुकी है। तो गोलियां लगने के बाद भी मतलब हाउ कम ये पॉसिबल आपने कि आप रुके नहीं। एक होता है कि एक अंदर से जज्बा होता है, मैं मानता हूं। देखिए फौज में आपको एक्सट्रीम के लिए तैयार करा है सब कुछ, बट टेक्निकली 17 गोलियां लगना, आदमी बैक टू बैक, तो वो क्या मतलब। देखिए वो एक एनवायरनमेंट और जो साथी हैं जी, उनकी जो ताकत होती है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी चीज। मैं आई डू अग्री, टीम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ठीक है। और आप ये देखिए, क्योंकि उनसे ही बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, उनसे बहुत बड़ी ताकत मिली। यार एक का हाथ कट रहा है, फिर एक हाथ से फायर कर रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ। हाँ, क्योंकि एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हुए हैं। तो मैंने देखा है ना उनको कि किसी की गर्दन कट करके दूर जाकर के गिर रही है, चारों तरफ से खून की फुहारें छूट रही हैं। अच्छा जी। और बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चल रहा है, लेकिन राइफल ऐसे ही है। क्या बात है। तो ऐसे दृश्य, ऐसे उन सैनिकों की शौर्य वीरता बिल्कुल ने हम जैसे जो नए जवान थे, जी, उनके अंदर तो एक इस तरह की जो ऊर्जा, चेतना पैदा कर दी। जी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे दर्द हो रहा है, हाँ, वो हमारे शरीर में दर्द नहीं हो रहा, हमारे मन में दर्द हो रहा है। करेक्ट। क्योंकि मन ही है जो दर्द की एहसास दिलाता है। और आपका मन ही वहां से आपकी बॉडी से हट जाए, बिल्कुल ठीक। तो इस बॉडी में कैसे पेन होगा। बिल्कुल ठीक हुआ। और यही है, क्योंकि एक जब हम पर्पज की शुरुआत में बात किया, पर्पज के 3 P है जी। पहला पर्पज, दूसरा पैशन जी, और तीसरा परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात। और जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होते, राइट, तो उस समय
पैशन के अंदर ही आपके पास जो 4 प्रकार की शक्तियां हर एक इंसान के पास में है। जी, उसकी शरीर की शक्ति है, उसकी मन की शक्ति है, राइट, उसकी एक बौद्धिक शक्ति है, बिल्कुल है, बिल्कुल और है, एक उसकी स्पिरिचुअल शक्ति है। बिल्कुल ये चारों शक्तियां जब एक साथ जुड़ जाती, जुड़ गई बिल्कुल, तो आपका परफॉर्मेंस किस लेवल तक जा सकता है ये शायद कोई इंसान जान ही नहीं सकता। वो अपना एक्सपीरियंस है बस। वो अपना एक्सपीरियंस है, और क्योंकि आज अगर एक सुई लगती है तो पेन होता, असहनीय पीड़ा होती है, बिल्कुल, और उस समय मैं ये देख रहा हूँ इन खुली आंखों से कि गोली आर पार जा रही है, हाँ, धुआं निकल रहा है, और और चुपचाप पड़ा हूँ। अगर उनको जरा सा भी भनक लग जाए कि ये आप जिंदा है तो राइट, तो एक एक अंग उठा करके ले जाते, एक एक अंग काटते। बिल्कुल, तो ये सब कुछ जो है तभी हो पाता है जब आपके अंदर वैल्यूज और पर्पस से ये चीजें आप करते हैं। आपने देखो वो कई बार ऐसा नहीं होता कि आप जा रहे हैं हाँ, और जाते जाते एकदम से कोई एक्सीडेंट हुआ जी, और वो उठता है, हाँ, देखता है यार, उठने की जब कोशिश करता है देखते यार पैर नहीं है। हाँ, बिल्कुल, 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 फिर अगर उसने अपने मन को उस पैर से जगह हॉस्पिटल ले गया राइट, तो उसको कुछ नहीं होने वाला। अरे कोई नहीं, ठीक है, चल किसी को देखता हूँ, ऐसे देखेगा, चल यार मेरे को वहाँ हॉस्पिटल तक छोड़ दे जरा, राइट, उसको कुछ नहीं होने वाला। और जहाँ उसने देखा पैर नहीं, वो शायद वहीं पर ही मर जाए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही हो। मतलब देखिए, यही तो लॉजिक है कि आपने 17 गोलियां लगी, आज इंसान को एक गोली लग जाए, गोली तो बहुत दूर की बात बोल रहे हैं, आज तो लोग तो सिर्फ मैं क्या बोलूं, मतलब गोली तो बड़ा शब्द बोल रहा हूं मैं, खैर। तो इस बात को अगर मैं आपसे बड़े मूल तौर पे एक गुरु मंत्र में अगर आपसे आपके अपने खुद की रियलाइजेशन से अगर हम समझे, क्योंकि आज इस डेट की, आज की युग में, आज की डेट में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अपनी 35-40 की ब्रैकेट में, कहीं ना कहीं चीज़ें जहाँ बढ़ रही हैं, बहुत कुछ हो गया, बट ग्राउंड रियलिटी है कि लोगों को कोई ना कोई फियर पकड़े रहता है, और लाइफ में फियर जो होता है आदमी को, डर, वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो आपने इतनी बड़ी विजय अपने आप पर इतनी बड़ी दी, तो आपकी परिभाषा में, आपके अनुभव से आदमी को डर पे जीत पाने के लिए क्या सही उसके लिए गुरु मंत्र? देखिए, डर के 2 हिस्से होते हैं जी, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे डर के 2 पहलू होते हैं। एक डर आपको हरा देगा, बिल्कुल, और एक डर आपको जिता देगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। आपको मैं इसका जो है उदाहरण दे रहा हूं। आप कहीं जा रहे हैं, जी, पीछे से अनजान व्यक्ति आवाज मारता है, करेक्ट, आपको लगता है वो चोर है, आप शरीर से कमजोर बेशक हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति से बचने के लिए आप कितने किलोमीटर दौड़ जाएंगे, जबकि आप अगर अपने मन से सोचेंगे यार मैं इतना नहीं दौड़ पाऊंगा, करेक्ट, करेक्ट, लेकिन आपके पास शक्ति कहां से आती है भाई? बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने सोच लिया यार उससे बचना है। तो ठीक सैनिक भी, राइट, डर है सामने वाला, उसके पास भी हथियार है, तेरे पास भी हथियार है, चला पहले गोली, राइट, उसको मारने से पहले तू उसको मार दे। राइट, तो ये जो चीज है ये उसको प्रेरणा देती है, बढ़ाती है। तो लाइफ में बहुत सारे समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, और हम ईसीजी करा रहे हैं, जी, ईसीजी का देखा उसमें किस तरह से ऐसे होता है, वो क्या कहता है, क्या समझाता है, अप एंड डाउन लाइफ, अप एंड डाउन। ये है कि ऐसे चल रहा तो हार्ट बीट चल रही है, इंसान जिंदा है, और ऐसे आगे तो मर गया, मर डेड। ये हमें क्यों नहीं समझते? साइंस कहती है भाई करेक्ट, कि इंसान की जिंदगी ऊंचाई और नीचाई, समस्या और कठिनाइयों से ही परिपूर्ण है। राइट, जो इनसे लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है बिल्कुल, वही जिंदा है, बाकी तो सब मरतक। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो हमें डर है,
किसका? जीत हारने का। जी। क्या हारना? आपका है क्या? इसे बताइए, क्या है आपका? ये शरीर आपका कुछ देर के बाद मिट्टी में मिल जाएगा या आग में जल जाएगा। ये घर, ये भी आपका नहीं है। गाड़ी आपकी नहीं है। बिल्कुल। ये पैसा आपका नहीं है। बिल्कुल। तो आपका है क्या? आपकी तो यार एक सोल है, और उसको ना तो कोई मार सकता, ना जला सकता, ना भिगो सकता। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करो ना। मैं आई एम श्योर आपके जो बड़े करीबी तो नहीं, जो थोड़ा दूर से आपको तो परमवीर चक्र है, बहुत लोग जानते हैं, तो देख के आपकी एक नई फ्लेयर देख पा रहे होंगे। वो कहे यार सैनिक के साथ साथ तो दोनों चल रहे हैं। खैर, मैं वापसी लेके आता हूँ। आपने सुंदर वो बताया, तो उसी पॉइंट पे आता हूँ कि अभी आप 50-60 मीटर रह गई है टॉप पॉइंट, जहां पर पूरी कंपनी डिप्लॉयड है। तो आप यहाँ पर कितना समय व्यतीत, यहाँ कितने समय रुकना था? वहां हम 5 घंटे तक लड़े थे। अच्छा। और 5 घंटे लड़ते लड़ते, तो 5 घंटे का तो एमिनेशन नहीं होगा आपके पास? नहीं, हमने हमारे पास खाना नहीं था, हमने ही था। नहीं था ना? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, वही। इसकी थोड़ा बहुत खरबुले वरबुले यही थे। बाकी पूरा जो पिट्ठू भरा हुआ था वो अम्नेशन से ही भरा। अच्छा, वो एमिनेशन से। अच्छा। तो उस अम्नेशन से लड़ते रहे, क्योंकि देखिए हर चीज आप अगर नीति और नियति करेक्ट से आप चल दोगे तो आपके पास हर चीज, ताकत आपके साथ जुड़ती चली जाए। बिल्कुल सही कहा। फिर आपका माइंड जी, प्रेजेंस होना चाहिए। बिल्कुल राइट। प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप काम करेंगे तो आप जीत पाएंगे। राइट। समस्या ये है कि हम प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहते नहीं है। बिल्कुल। फिर जल्दबाजी करेंगे, कुछ करेंगे तो वहाँ फौज में सिखाया जाता है कितनी परिस्थिति हो लेकिन फायर कंट्रोल। राइट, वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक बात। फायर कंट्रोल। तो आपने अगर जरूरत है सिंगल शॉट करने की तो सिंगल ही करना। तो जब आपको लगता है व्यक्तियों का झुंड है तो ब्रस्ट फायरिंग करनी। करेक्ट। तो अम्नेशन की बचत होगी। बिल्कुल ठीक। वो अम्नेशन ही आपकी ताकत है भाई। तो इसको बड़े सुंदर शब्द में कहते हैं ना लहजे में, कि फौज आपको सिखाती है डोंट बी रिएक्टिव, बी एक्टिव। एक्शन लेना सीखो, रिएक्शन में मत जाओ। बहुत सुंदर। तो वहां 5 घंटे से लड़ाई हुई, तो 5 घंटे के बाद क्या हुआ आगे? 5 घंटे में सर लड़ते लड़ते मेरा पहले हमारी LMG के ऊपर उन्होंने RPG का राउंड डाला। अच्छा। तो LMG लाइट मशीन गन, उसकी बैरल डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले जवान थे वो शहीद, तो वो नहीं जख्मी हुए थे। अच्छा। तो मुझे क्योंकि देखिए फौज और जो सिविल में भी हम बात करते हैं या किसी भी प्रोफेशन में बात करते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति में अहंकार हो जाता है। जी जी, ये मैंने किया है। इंडिविजुअल व्यक्ति में सर्वगुण नहीं होते। बिल्कुल सही कहें। टीम के अंदर सर्वगुण होता है। बिल्कुल, बहुत। और टीम लीडर की बदौलत आप किसी काम को पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक। हर निश्चित समय में। बिल्कुल सही। फौज में इसलिए टीम होती है, टीम का लीडर होता है। करेक्ट। तो उस समय जब LMG के ऊपर वो RPG गिरा तो मेरा टीम लीडर था मेरा प्लेटून हवलदार। अच्छा। हवलदार मदन। उसके वो आखिरी शब्द आज भी कानों में गूंजते। अच्छा। क्योंकि उस वेपन के जस्ट बाई तरफ में बैठा था। अच्छा। मुझे आवाज दे, योगे इस LMG को उठा करके फेंक। अच्छा। क्योंकि आज इसी से हम बच सकते। अच्छा। बचाने वाला कोई नहीं। उस वेपन को उठा करके जैसे उनकी तरफ फेंका, तब मेरी नजर ऊपर की तरफ की, तब पत्थर के ऊपर देखी 7 बंदे खड़े। अच्छा। वो देखते ही मैं बोला सर ये तो आगे। बोला कहाँ? ये खड़े। इतनी शायद मेरी आवाज पहुंच गई होगी। उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो एक मेरा साथी पीछे लेट करके फायर कर रहा, मैदानों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा। अच्छा। उसकी यहाँ से उंगली कटी और दूर जा करके पड़ी। जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास तो उसी को होता है। ठीक बात। एक और जवान था, उसको गोली लगी, उसको भी जख्मी हो गया। हमने सभी ने बोला यार आप लोगों पे तो फायर नहीं कर सकते हो, इतनी जख्मी, बुरी तरह जख्मी हो तो ऐसे करो नीचे कूदो। राइट। कम से कम अपनी जान बचाओ। लेकिन अभी तक स्कूलों में किताबों में पढ़ करके आया था एक सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करता है। जी। आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था। उन दोनों ने बोला नहीं यार, जीना तो तुम्हारे साथ जीना, मरना तो तुम्हारे साथ मरना। क्या तो भाई करोगे क्या?
हाँ, बोला तुम्हारी मैगजीन बनेगी बैठ कर। ये बहुत बड़ी ताकत थी मेरी। जी। फिर तभी एक हमारा स्नाइपर वाला लेस्नायक था, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आ रहा था। अच्छा। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी ब्रिगेडियर अनंतराम, हम दोनों को बोला कि यार तुम उसकी हेल्प के लिए जाओ। हाँ, तो जैसे वहां से हरकत किया, मूवमेंट किया, शायद उनको मेरा मूवमेंट नजर आ गया होगा। अच्छा। फिर ग्रेनेड फेंका। बहुत शाबाशी। तो उस ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा। अच्छा। तो जैसे हम चल कर के जा रहे, एकदम से जमीन पर जा गिरा मैं। अच्छा। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद घुटने से पैर कट गया है। ओह, अच्छा। तो गिरते एकदम से मन में आया, यार देख पैर कटा है, ऐसे मारा हाथ नहीं है, पैर तो है। अच्छा। तो माय गुडनेस। एक ही जो ड्रेसिंग थी, ड्रेसिंग पट्टी थी, वो अपने साथी को बांधी थी, अभी कोई था ही नहीं। हाँ। तो काले वाले पटके बांधे। अच्छा, समझ गया। हाँ, ठीक है। बस धीरे से हेलमेट उतारा, फटका खोला, हेलमेट पहन लिया, उसको फाड़ करके ऐसे में खुद फर्स्ट एड कर, अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था तभी दूसरा ग्रेनेड वहां पे गिरा। अच्छा जी। तो उसका एक स्प्लेंडर आकर के यहाँ पे लगा, और ये पूरा काट दिया। ओह, शाबाशी। इसको कटने के बाद चेहरा सुन्न हो गया। अच्छा। ऐसा लगा कि शायद आंखें चली गई। आप स्तब्ध वहीं बैठे रह गए? मैं वहीं बैठा। अच्छा। तो होश था, सब कुछ था, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था। अच्छा। काफी देर के बाद धीरे धीरे रोशनी वापस लौटी। तो देख रहा हूं कि ऊपर से नीचे तक लहू लुहान था, और नाक से तो खून की धार बह रही थी। अच्छा। तब मैं ठीक से देख पाया तो वहां उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, पाकिस्तानियों का। अच्छा जी। तो वाइट कलर का था, उससे बहुत देर तक ऐसे ब्लड साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। अब ये पूरी मसल फट गई थी। अच्छा। तो चल के नहीं जा सकता था। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे खिसकता हुआ मैं वहां तक पहुंचा। तो आप स्क्रॉल करते करते गए? हाँ, फिर ऐसे एक हाथ अच्छा। था, दोनों हाथ ठीक थे उस टाइम तक। जी। तो अपने उस साथी के पास पहुंचा तो मैं पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके बैठा हुआ था। अच्छा। ऐसे मेरी बगल में मेरा ट्रेनिंग वाला साथी था। जी। और जिस तरह से आप बैठे, ऐसे जिसकी हेल्प के लिए हम गए थे, नायक नरेश उनका नाम था। जी। तो मैं उनको बोला, सर आप मुझे फर्स्ट एड। अच्छा। बोला अभी थोड़ी देर के मैं करता हूँ, तू फायर कर अभी। तो ऐसे करके मैं फायर करने लगा। कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली और उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक पहुंचा है। हाँ। यहाँ लगती उनको गोली। वो शॉट। फिर इधर से पूरा सर बाहर, ऐसे पीछे की तरफ लेटते हुए चले गए। तब मैंने उनका हाथ पकड़ा, सा क्या हुआ? कुछ नहीं था उनके पास, ऐसे बगल में था। मैं उसको बोला, अनंतराम। और सर को तो बोलने लगी, क्या? वो बंदा भी बस ये शब्द बोल पाया। उसको कहा न जाने कहाँ से यहाँ पे आकर के गोलियां का ब्रस्ट लगा, और ऐसे मेरी गोद में आकर के ले वो एक साथी फिर आगे बढ़ा हमारी हेल्प के लिए आगे आने लगा। तो वहां एक फिर उन्होंने मोटर का बम गिरा दिया। अच्छा। मोटर का बम गिरते ही उसका जो स्प्लेंडर था उसके यहाँ लगा, इसकी गर्दन कट गई जमीन पर। एक और दौड़ करके आया, एक और उनकी आर्टिलरी का शायद या मोटर का बम होगा, वहां फिर आकर के गिरा। उसके दोनों हाथ दोनों पैर में। ओ शाश है। इस तरह से एक एक करके जो है तमाम साथी उठे, सारे शहीद। सब शहीद। अभी तक थोड़ी सी बेहोशी थी, लेकिन मैं जिंदा था। होश भी था थोड़ा थोड़ा, लेकिन उनकी तरफ से मैं मर गया था। अच्छा। कंपनी को लगा कि सबको हमने। तो उनका एक कमांडर आया हुआ था जो नीचे आगे थे ना, वो कुछ एक प्लाटून प्लस की स्ट्रेंथ आगे थी उनकी। जी जी। तो उनका एक कैप्टन था या लेफ्टिनेंट था, कौन था उनका, एक ऑफिसर था। उसने बोला इनको रिजेक्ट तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। तो आकर के जब वो हमारे जवानों में गोलियां मारने लगे, बॉडियां ऐसे उछल गई। अच्छा, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, आपके बाजू पे? बाजू पे। अच्छा। फिर यहाँ पे गोली मारी, वो फिर नीचे पैर में 2 जगह गोली मारी। तो आपको जब गोली लगी तो आपके कुछ नहीं निकला? नहीं अंदर तो ऐसे में पड़ा था, ऐसे लेटा था, ऐसे ही लगता था। और आपको पता था गोली लगी? हाँ, मैं देख रहा हूँ ऐसे आंखें खुली हुई ऐसे।
अच्छा, यहाँ से नहीं जान गए। ये धुआं निकल रहा है यहाँ से, और फिर उनको हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया, अच्छा, ताकि हमारे बॉडियों में पत्थर मारने लगे, छत बिछत हो जाए, हड्डियां तोड़ने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगी, खालियां देने लगे। तो मुझे भी लगा, पत्थर भी लगा, उसकी लात भी लगी, तो कालियां सुनता रहा, सब कुछ बड़ा सहता रहा। फिर उनका एक कमांडर था, उसने बोला यार नीचे जो हिंदुस्तान का एक पोस्ट है ना, बोले ये बहुत परेशान कर रहा है, इसके ऊपर हमला करो जा। बस हमले वाली जो बात एकदम से मेरे कान पे पड़ी, तब लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं नीचे तक सूचना दे सकूं। क्या बात है, मतलब उस जहन पे भी जब सब कुछ है, कितना पर्पस आपको ड्राइव कर रहा था, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए जो फौज में जो रिलेशनशिप होता है ना, वो एक माँ और बेटे के समान होता है। जी, जैसे माँ और बच्चों का जो आत्मिक लगाव, आत्मिक प्रेम जो होता है, जी, अगर बच्चों को कुछ हो गया, आग लग गई घर में, माँ कभी नहीं सोचेगी कि मैं जल जाऊंगी, वो कूद जाएगी आग में अपने बच्चों को। जी, 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 बिल्कुल। तो यहाँ ऐसे ही एक सैनिक का ऐसे ही बॉन्डिंग था। जी, 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 यार कम से कम उनको तो बचाओ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। फिर वो बोला हथियार उठाओ इनके। हाँ, तो फिर उनके बंदे जो है गोली मारने लगे और हथियार उठाने लगे। अच्छा, जैसे हथियार उठाते हुए आए, उन्होंने फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी। ऐसे AK-40 से उन्हें पड़ा था मेरा। हाँ, वो तो गोली मार करके चला गया कि 2 कदम चला वो, हाँ, वो रुक गया। अच्छा, मैं उसको देख रहा हूँ, आधी आंखें खुली हुई है, रुक गया वो। हाँ, तब मुझे भी लगा यार शायद इसको आभास हो गया कि मैं जिंदा हूं। और रुका, रोकते ही वापस पीछे मुड़ा। अच्छा, ऐसे जब राइफल करी उसने, तब लगा योगिंदर अब तो नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जागो राखे सफाया मार सके ना कोई। और इस भारत माँ को भी, इस धरती को भारत माँ कहते हैं जी, ऐसे नहीं कहते, कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। जी, जी, किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, डिविनिटी फ्लो करती है किसी से, बिल्कुल सही कहा। ये हमने 1962 में भी देखा, बैटल फॉर रजांगला में भी देखा, जी, जहाँ मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 114 जवान जी, 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 बिल्कुल, वहां पे शहादत दी। उसमें से 4 बंदे बच करके आए, और उन्होंने आज वो अपने उन वीरों की दास्तानों को बताया। जी, 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 तो शायद माँ भारती ने मुझे चुना होगा कि उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान दिया है, इसको मैं दुनिया तक पहुंचाऊं। जी, गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था। अच्छा, क्योंकि पहाड़ी पे चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी, अच्छा, तो इसलिए पर्स यहाँ पे था, और पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शाबाशी, शायद माँ भारती ने इकट्ठे कर दिए होंगे। जब गोली चली तो जा करके सिक्कों पर ही लगी। ओ, तो बुलेट रिवर्ट कर गई वहां से रिकॉर्डेड होगी गोल, लेकिन उसकी गोली की जो फोर्स थी, प्रेशर था, पावर थी, उससे मुझे खुद आभास लगा यार मर गया। अच्छा, दूसरा जो बंदा था, हाँ, वेपन उठाता हुआ मेरा AK-47 से पड़ा था, उसने उठाया। शायद वो जब जा रहा होगा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया। अच्छा, पैर से टकराते ही एकदम से चेतना आई, क्या चिंता हुआ। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि युगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था। अच्छा, ग्रेनेड की पिन निकाली, जो वेपन उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था उसके ऊपर इस तरह से फेंक दिया। अच्छा, तो सर्दी थी, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे जी, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा। अच्छा, और दोनों तरफ तो राइफल टकी है। हाँ, जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा, फिर वो हमारे ऊपर आकर ऐसे गिर गया वापस। अच्छा, उस धमाके से जो पाकिस्तान के जवान खड़े थे उनमें खलबली मची कि इनमें से जिंदा है कोई। बोले जिंदा ने, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई।
अच्छा हाँ, उनको डिसेप्शन हुई नीचे से आ रही है भाई। फिर उनके चारों तरफ उन्होंने गोलियों की बौछारें शुरू कर दी। अच्छा, बस वही एक मौका था मेरे पास। तो उसी दौरान आप निकल गए? बस नहीं, तुरंत मैंने उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी। अच्छा, इस हाथ की तो हड्डी निकल के पूरी बाहर थी। कोई शाबाश है। तो सिर्फ कंधा कंधा हिला, फिर एक हाथ से ऐसे राइफल को पकड़ा, ऐसे पलटा खाया और वहां से ऐसे लगा करके फिर ऐसे ब्रस्ट मारा। अच्छा, तो वहां 3-4 बंदे उनके मारे गए। अच्छा जी। तुरंत पलटा खाया, फिर दूसरे पत्थर से फायर किया, तीसरे पत्थर से फायर किया, 3-4 जगह से लुढ़क लुढ़क करके फायर किया। तब उनको लगा कि यहाँ अकेला नहीं है, नीचे से रेनफोर्समेंट। क्या बात है, आपने वहां पर भी नीति, इतनी तगड़ी नीति दौड़ाई, क्या बात है। फिर वो भाग खड़े हुए, पैर उखड़ गए उनके कि चल नहीं सकता था जी। पूरी पैर की मसल्स निकल गई थी, इस हाथ की हड्डी निकल गई थी, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं था जी। इस हाथ से एक हाथ एक पैर ठीक था, उससे ही इस्तेमाल करते, खिसकते, रेंगता, फायर करता, लुढ़क लुढ़क कर कभी इधर से किया, कभी इधर से किया। 4-5 मीटर तक में गए। जी 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 जी। तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, हाँ उनके लिविंग टेंट लगे हुए, हाँ उनकी वेपन की डिप्लॉयमेंट, हाँ वो सब कुछ नीचे की तरफ भागते चले जा रहे। बहुत देर वहां पे पड़ा रहा। हाँ। फिर दिमाग के अंदर फिर पागलपन छाया, योगेंद्र तुझे तो नीचे जाना, अपने साथियों को बचाना। राइट। शरीर की पूरी शक्ति को बस एकत्रित किया, धीरे धीरे खिसकता, रेंगता, फिर 4-5 मीटर तक वापस आया जहां मेरे साथी शहीद हो रखे थे। जी। फिर एकदम से लगा योगेंद्र देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के एक को देखने लगा, किसी का ये सर बाहर था, किसी के पूरी फिफ्टिंग बच्चों। बहुत देर रोया बैठ करके, ऐसे डेड बॉडियां पड़ी हुई थी चारों तरफ। और ये 19 साल का लड़का जिसकी 2.5 साल की सर्विस थी जी। जिसको ये पता नहीं कि इस पहाड़ी से किस तरफ हिंदुस्तान है, किधर पाकिस्तान है। रात को चढ़ करके आए थे जी। जिधर नजर उठती उधर बर्फ और पहाड़ दिखता, कुछ भी नहीं था। बहुत देर रोया। रोते हैं जब हम, ये भी एक रोना, एक कायरों की निशानी नहीं कहते हैं ना। जी जी। एक क्या कायरों की तरह। जी जी जी। ये एक थेरेपी है सच में। करेक्ट करेक्ट। जी जी। हम जब रोते हैं तो शायद हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं जी। और जैसे मैंने कहा, हम तो एक बॉडी तो नहीं, हम तो एक सोल है जी। और जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी रोते रोते शायद अपनी आत्मा से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ। वैसे एकदम से बंसी वाले से कनेक्ट हो गया, तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। क्या 500 मीटर उस पहाड़ी पर लुढ़क करके नीचे आया था। वो शाबाश। और नीचे आकर के हाथ टूट करके बिल्कुल लटक गया था, इसको कमर पे फेंक करके आया था। जब नीचे आया अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि सर इस तरह की घटना घटित हो चुकी है और ये भी इस पोस्ट के ऊपर हमला करने वाले हैं। पीछे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर को इन्फॉर्म किया। तो ये दिन का 1:30-2 बज रहा था। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाओ। तो वहां से, क्योंकि जो फॉरवर्ड में ट्रूप्स होता है राइट, उसके पास कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं होता। जी। जवान मुझे कंधे पे डाल करके वो पीछे की तरफ लाने लगे। और ये भी है कि पहाड़ियों पर चढ़ना आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है और कैजुअलिटी को लेकर के बहुत डिफिकल्ट। ऑक्सीजन नहीं थी और ज्यादा डिफिकल्ट था। तो शाम तक मैं कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंच पाया और फर्स्ट एड तो हुआ था लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ था। कितना खून बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई थी। क्या बात है, क्या जब उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं, मैं साहब दिखाई कुछ नहीं दे रहा लेकिन आवाज सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मगर जय हिंद साहब, बहुत सर्दी लग रही है। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप चलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, अभी बारूद की वजह से जबान अटकने लगी थी। मैं बोला साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला पानी तो नहीं मिलेगा। तभी डॉक्टर ने सुन लिया होगा शायद, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने बोला बेटा मैं पानी पिलाता हूँ। उसने ग्लूकोज की थोड़ी सी
पिलाया उसने, थोड़ा एनर्जी सी महसूस हुई। बोले कुछ बताएगा? मैं कहा हाँ सब बताओ। तो ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम जो इन्फॉर्मेशन उनका डिप्लॉयमेंट का था वो उनको अवगत कराया। उसके बाद बोलते हैं जब जवान की रिक्वायरमेंट हम नेशन और फील्ड पर तीखी है, खाने के लिए पर्याप्त मिलता है, सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया थे। पार्ले जी वाला बिस्किट का पैकेट, एक बड्डी पेयर, सिर्फ आधा बिस्किट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। बस इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। अरे 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर सूचना मिली अगली रात को दोबारा से जी उस पहाड़ी पर हमारी टीम ने, हमारी फौज ने हमला किया और उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका। अरे क्या बात है सर, शत शत नमन महाभारती को और आपके जैसे वीरों को भी, जो मतलब मैं तो पूरा सुन करके गूस बम्स हो गए मेरे तो। और मैं तो इस बात में इतनी देर से एक चीज सोच रहा हूँ, मेरे जहन में एक बात चल रही है कंटिन्यूस जब आप बोल रहे हैं। और बड़ी देखिए ये इत्तेफाक नहीं है, ये डिविनिटी है। आप हैं योगेंद्र सिंह यादव, तो यदुवंशी की लीनियज से हैं आप, भगवान कृष्ण की लीनियज से। तो मुझे महाभारत का मंजर याद आ जाता है जब चीरहरण हो रहा था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने सुबह लड़ाई शुरू करी और जो आप बता रहे हैं कि भाई 1-1:30 बजे तक आप नीचे आए, तब तक ऑलरेडी बॉडी पूरी ब्लड से फ्लो कर रही थी। तो नीचे आते तक भी, उसके बाद भी आपने सब बताया और उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, तब तक आप अलाइव रहे। तो ये इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ, डिविनिटी की आपको ले जाने की बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए हम रोज अगरबत्ती करते हैं, धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं और बड़े फक्र से कहते हैं कि आज मैं पूजा करके आया हूँ। जी, पूजा ने सिर्फ आपने जो ना इस शरीर से किया है जी, समर्पित होना चाहिए। करेक्ट, जो आप अभी जिक्र किया है चीरहरण वाला जी, तो जब चीरहरण हो रहा था तो वो तो सखा थे, भाई थे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक वो चीर को पकड़ करके कृष्ण 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 पुकारती रही जी, कृष्ण नहीं आए थे। बिल्कुल ठीक। जैसे उन्होंने चीर को छोड़ा और दोनों हाथ ऐसे करके समर्पित हो गई, क्या बात है, पल भर के अंदर कृष्ण ने उनके चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उस समय तो ये था कि मैं कुछ हूं ही नहीं, जो भी हो तुम वो अपने आप संभालिए। आपने इतनी सुंदर बात में फेथ को डिफाइन कर दिया, समर्पण और फेथ। बहुत बहुत मतलब बहुत गहरी आपने बात को, बड़ी सरल को बट बहुत डीप आपने टच कर। सर बहुत बहुत मैं दिल से, मतलब मैं सच में मैं खुद इस चीज को लेकर के बड़ा स्तब्ध और नम्र रह गया। मतलब पता है मुझे आपकी कहानी, बट मैं आज आपसे लाइव जब इस बैट को, मतलब मुझे, मैं, आपने तो लड़ी है, मैं तो आपके साथ ऐसे वॉक कर रहा था, शायद मैं ही टाइगर हिल पे आपके साथ चल रहा हूँ। ये अपने आप में सर बहुत, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। तो सर इतनी बड़ी विजय पूरी प्राप्त करने के बाद तो कितना समय लगा आपको पूरा रिकवर होने में फाइनली? 16 महीने लगे। 16 महीने। वहाँ से बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंप भेज दिया गया और यहाँ पे 16 महीने ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद फिर वापस भारतीय सेना में। आपको ऐसे देख करके मुझे 2 चीज़ों का और बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास हो रहा है। डिविनिटी तो हमें हर जगह दिख रही है, साथ मुझे दिख रहा है हमारे इंडियन भारतीय मेडिकल साइंस कितना फाइनेस्ट है कि उस स्टेट से आज आपको मैं जैसे देख रहा हूँ और आप 16 महीने बता रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है कि मतलब। तो आज सर आपको कोई एक्सपीरियंशियल लेवल पे कभी कोई दिक्कत होती है किसी भी फॉर्म में या कुछ प्रिकॉशंस? नहीं होती है। देखिए ये बाजू ऊपर नहीं उठ सकता है ना, पैर से आप बहुत देर तक रनिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि मसल फटी हुई उसमें बहुत असहनीय पीड़ा होने लगती है। अच्छा, तो लेकिन ये रोज की हो गया है ना। राइट। अब ये एक हमारे करेक्टर में शामिल, ये पार्ट ऑफ गया। आप इनके बारे में कभी सोचता ही नहीं है। बिल्कुल। आप क्योंकि हमें पेन कब होता है जी, जब हम उसके बारे में डीपली शुरू करते हैं सोच। जी, अरे ठीक है यार, लगी है ना, अब इसको तो मैं वापस नहीं कर सकता। जी,
अब जैसा भी है उसी के साथ जीना है, वैसे ही चलना है। जी तो जब हम उस तरह से लाइकली शुरू करते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं लाइफ को, राइट, तो आप बहुत सारे गमों से, बहुत सारे पीड़ा से स्वयं ही मुक्त हो जाते। जी या 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला। बिल्कुल। कभी कल्पना करो ना कि जब 84 लाख में आज वापस आप मनुष्य का, और उससे 10 जीवन पहले का देखो, जब आप कभी कीट पतंगे मच्छर चींटियां होंगे, जी तो जब मनुष्य को देखते होंगे यार, अरे यार बड़ा निर्दयी है, बड़ा क्रूर व्यक्ति है, ईश्वर ने इतना विशाल, बुद्धिशाली, समझदार, इंटेलिजेंस एक इंसान का शरीर दिया, इस सोल को किस लिए दिया? बिल्कुल अत्याचार करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, हत्याएं करने के लिए, पाप कमाने के लिए। राइट, विजडम कहीं ना कहीं। तो एक, क्योंकि ये दिया है कि इस सृष्टि को इतनी खूबसूरत सौम्य बनाए और इस तमाम पृथ्वी के जीव जंतुओं को एक आश्रय प्रदान करे। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोचो ना कभी, मैं जब कीट पतंगा था तो मैं मनुष्य को देखता था, आज मैं मनुष्य हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? जी तब तो आप कहते होगे जब मुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा तो इस मानवता को पूरी सुगंध से, सौम्यता से भर दूंगा, पूरे तमाम पशु पक्षी जीव जंतुओं से प्रेम, सहयोग और ये सब कुछ मैं बांटूंगा। आज बताइए आप क्या बांट रहे हैं? जरा अपने आप से ही सवाल कर। बिल्कुल सही, बहुत, मतलब मैं समझता हूँ आपने एक बहुत डीप सवाल के साथ सारी हमारे जो श्रोतागण हैं सबको कि बहुत सरल बट समथिंग वेरी डीप एंड इंटेंस, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं यही एक चीज़ है जो आज इंसान को उसके पर्पस की तरफ ड्राइव कर देती है लाइफ की, कि कैसे एक मीनिंगफुल पर्पस। अच्छा सर, आपने एक चीज़ कही, मैं क्योंकि आपने तो, आपसे तो वीर गाथा और उसके लिए हम शौर्य को सुनने के लिए, आइडलाइज करने के लिए बहुत सारी लर्निंग्स है, बट फिर भी आपसे थोड़ा टेक्निकल एंगल पे, आपने अभी खुद बताया कि उस समय उस मंजर में आपने इस चीज़ को खुद देखा कि जो पाकिस्तानी सेना थी उन्होंने जो हमारे शहीद जवानों की बॉडीज थी उनके साथ बिल्कुल ही दुर्व्यवहार, मतलब हड्डियों के साथ। ये अक्सर आता है कि भारतीय सेना में हमेशा से एक इंटीग्रिटी, और ये हमेशा से सिखाया गया है कि सैनिक कहीं का भी हो उसका पूरा सम्मान होना चाहिए, विच इज दी टेक्निकली द इंटीग्रिटी ऑफ बीइंग अ सैनिक। बिल्कुल भैया, आप अपने देश के लिए, वो अपनी देश को कर रहा है, तो सैनिक का सम्मान। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कार है ये भारत में बड़े अंदर तक कूट कूट के भरे हुए हैं, ये दूसरी जगहों पे लैप्स होने का कारण क्या है आपके हिसाब से? देखिए, ये पूरी पृथ्वी का एक ऐसा भूखंड है, और जो आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं वो भी तो भारत, बिल्कुल भारत, बिल्कुल भारत। और लेकिन उस रेखा से जी हम इधर जो है, जो लोग रह रहे हैं, जो हिंदुस्तान इस भूखंड में, जी, ये इस मिट्टी के साथ में एक माँ का भाव रखते हैं। जी, जब माँ के भाव रखते हैं तो माँ से हमें संस्कार मिलते हैं, बिल्कुल सही, संस्कृति मिलती है। जी और इस देश के जो नागरिक हैं, जी, चाहे वो सिविलियन है, चाहे फौजी है, जी, कोई भी वर्दीधारी है, उसके अंदर इस मिट्टी के कल्चर, उसकी संस्कृति उससे अपने आप जुड़ जाती है। जी, और तभी इसके अंदर वो दया भाव, जी, करुणा भाव, वीरता, जी, शौर्य जी, और बलिदान देने की, त्याग करने की, जी, जो इस मिट्टी से ही मिले हमें, जी, वो उसके अंदर कूट कूट के भरते हैं। क्योंकि हमें बचपन से लेकर और बड़े तक हमारे जो संस्कृति के लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, उनमें वसुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल, हम सब पृथ्वी के एक दूसरे परिवार ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें ये सिखाया जाता है। जी, लेकिन कुछ एक धरा पर रहने वाले कुछ एक व्यक्ति, जी, जिनमें कट्टरवादिता भरी हुई है, बिल्कुल, और वो जब कट्टरवादिता भर जाती है, जी, तो उनको मानवीय जो संवेदनाएं होती हैं, मानवीय जो मूल्य होते हैं, मानवीय जो संस्कार होते हैं, उनके से कोई लेना देना। इसलिए वो मानव नहीं है जी, वो राक्षस है।
हिंदुस्तानी भाई मानव है जी जो अपनी हर कल्चर का, हर संस्कृति का हर हाल में पालन करते हैं जी। और ये हमने कारगिल में भी देखा है। बिल्कुल किया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कारगिल का वो भी तो वाक्य आता है कि जब हमने तो इंट्रूडर्स की बॉडीज को भी पूरी उनका संस्कार पूरे पूरा सैनिक सम्मान के सैनिक सम्मान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े सरल तरीके से भाव का क्या लाइफ में रोल है वो आपने बता दिया। तो सर जल्दी से, क्योंकि बहुत सारी बातें कर ली, अब कुछ बातें, क्योंकि हम जैसे जैसे इस मेरे तो लगता है कि अगर मैं बैठूं तो ये तो आपके साथ निरंतर चलने वाली डिस्कशन है, बट कहीं ना कहीं इसको हमें विराम पे भी लेके जाना है। तो बहुत सारे सर देखिए, आपका पैशन, मैं पैशन को बहुत भली भांति समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बहुत पैशनेट लाइफ जीता हूँ और आपका पैशन मैं देख रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं क्या होता है सर, आज के यंगस्टर्स में ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पैशन को वो ढूंढ नहीं पाते। मैं इसको फौज से नहीं एसोसिएट करूंगा, मैं अभी पहले एक जनरल सवाल पूछूंगा। और पैशन जो आपने 3 P बोले थे, उसमें जो दूसरा पैशन था, वो पैशन बहुत जरूरी है पर्पस को ढूंढने के लिए आदमी के पास, क्योंकि वो अलाइनमेंट नहीं कर पाता। तो आप इसके लिए क्या, व्हाट लर्निंग यू कैन रियली गिव जो हमारे यंगस्टर्स के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग इनसाइट हो सके आपके अनुभव से? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जब तक हमारा बेस नहीं होगा जी, तो हम उसके ऊपर दीवार नहीं खड़ी कर सकते। बिल्कुल सही। और जब तक दीवार खड़ी नहीं होगी तो छत नहीं डल सकती। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर मेरे पास ये पानी का गिलास है, जी बिल्कुल, इसमें पानी है, बिल्कुल, इसको मैं पी रहा हूं, जी मेरा पर्पज क्या है भाई? बिल्कुल, मेरी प्यास बिल्कुल शांत हो, राइट, मेरे हृदय में शीतलता प्रदान करता है जी, है ना? जी पीने का मतलब यही है ना। करेक्ट। तो यानी मेरा, अगर मैं यार 9th में पढ़ रहा हूँ, 10th में पढ़ रहा हूँ, 12th में पढ़ रहा हूँ, आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, साइंस पढ़ रहा हूँ, कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, राइट, बायो पढ़ रहा हूँ, जी, क्यों पढ़ रहा भाई? यानी कि अपने आप से क्वेश्चन जरूर, सवाल क्यों पढ़ रहा? अभी क्योंकि मैं अभी बहुत बड़ा डाटा भी पिछला सितंबर अक्टूबर में जो नीट की तैयारी करते हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं बच्चे, उनसे 1,60,000 स्टूडेंटों से 2 महीने में मेरी उनसे संवाद हुआ। जी, भाई डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? जी, मम्मी ने बोला। जी, इंजीनियर क्यों बनना चाहता है? पापा ने बोला। भाई तू क्या बनना चाहता है? करेक्ट। सर पता नहीं, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। इन बच्चों की गलती नहीं है, राइट, कि ये अपना स्वयं का डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। करेक्ट, इन पे तो थोपा जा रहा है, बिल्कुल सही, और थोप दिया है तो फिर इससे तुम पैसन की उम्मीद करोगे? ठीक बात है, कभी नहीं आएगा। बिल्कुल सही। यार मुझे, मेरा मन लगता है फुटबॉल खेलने का। हाँ, चल बेटा तू खेलना फुटबॉल, राइट, तुम वो पूरा दिन खेल लेगा, जी, क्योंकि अब उसका पैसा लगा हुआ है उसमें उसकी पूरी शक्ति चली गई है, थकेगा नहीं वो। बिल्कुल सही, और तुमने ऐसे ही बोल दिया चल मैं फुटबॉल खेल गया, बिल्कुल वो थोड़ी देर खेलेगा, वो सर अभी रेस्ट कर लेते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति उसके साथ नहीं। करेक्ट। तो मैं बच्चों से, बस युवाओं से ये कहूंगा, पेरेंट्स से भी कहूंगा, जी, हर एक इंसान इस धरती पर है, राइट, परमात्मा ने किसी न किसी गुण से उसको नवाजा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल है। टीचर्स, पेरेंट्स दोनों का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि उसके उस गुण से उसको अवगत करा दे। बिल्कुल ठीक बात है, और जैसे उसको अवगत कराया, पहचान लिया, उसको वहीं से बढ़ा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वो फिर व्यक्ति नहीं होगा, वो एक महान व्यक्ति होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं समझता हूँ आजकल जो आपने एक बात बोली है ना, ये आपकी एक बड़ी सटीक सीख कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी यूथ और जो पेरेंट्स टीचर में कम्युनिकेशन गैप है उसको खत्म करने में। क्योंकि अगर पेरेंट ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और हेल्प कर दी अपने बच्चे की कि बेटा तू ये काम बहुत अच्छा करता है, इसको करना, सिर्फ किताब क्यों लाद रहा है कंधे पे, तो बच्चे के साथ तो अलाइनमेंट और उसका जो एक प्रेम और जो कनेक्टिविटी कहें तो वो तो नेक्स्ट लेवल हो जाए। मैं सोचता हूँ बहुत आपने डीप सीख की बात। क्योंकि बिल्कुल ये, क्योंकि पेरेंट्स क्या नंबरों के पीछे भागते हैं। बिल्कुल, ये 95 नहीं आए
तूने पढ़ाई नहीं करी, पड़ोसी के देख उसके तो 99 आए हैं। जी अरे यार, नंबरों से जिंदगी नहीं होती। बिल्कुल। तुमने कभी अपने बच्चे से किसी चीज के बारे में डिस्कस किया? जी उसकी समझ कैसी है, उसके थॉट कैसे हैं? जी ये नंबर आपको थॉट नहीं दिलाएंगे, ये नंबर आपके जीवन को नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात। आप महसूस करते हो कि आप पेरेंट्स हैं जो आपके 10th में 95 नंबर्स मार्क्स आए, राइट। 11th में आने के बाद उनका 0, बिल्कुल ठीक। 12th में आपने 99 की, ग्रेजुएशन में आते ही उनको कोई नहीं पूछता। जी ग्रेजुएशन के नंबर हो, कुछ के नंबर, जब आप जॉब में चले गए, कोई नंबरों से आपकी जॉब देता है क्या? बड़े सारे जो यंगस्टर देख रहे हैं उनको तो प्रेम हो जाएगा आपसे, होगा यार ये बिल्कुल सही है। तो नहीं, तो मैं उनसे ये, नंबर नहीं, जी जी जी, नॉलेज और हुनर उनका क्या, होनर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, थॉट विजडम होनी चाहिए। बहुत सुंदर सर। तो तब तो हम एक विकसित भारत की तरफ आ गए। बिल्कुल, एक विकसित राष्ट्र बिल्कुल निर्माण बहुत सुंदर तरीके से हो पाएगा। तो सर इतनी सारी बातों में इतनी सारी चर्चाएं हमने कर ली, तो एक छोटे छोटे 2-3 और प्रश्न खत्म करते करते, आपने देश के लिए इतनी सेवा करी है, तो मैं समझता हूँ उस सेवा का तो भाव, जो आपने जैसा कहा ना, बड़ी सुंदर भाव होना चाहिए। तो सेवा करने के तो अलग अलग माध्यम है। अब आपको 2021 में आप रिटायर भी हुए गए 31 दिसंबर, और आपको बहुत बड़ा सम्मान, ऑनररी और कैप्टन, उसके लिए भी बहुत बहुत मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष की तरफ से, और आप डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व इट। तो ऑनररी कैप्टन भी आपको मिला, एंड देन आपने ग्रेसफुली रिटायर्ड करा। बट मुझे इतनी बात तो पता है, पैशनेट आदमी है तो शांत तो बैठेंगे नहीं, तो कंट्रीब्यूट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, सेवा तो अलग अलग। तो अब आप अपना समय से ज्यादातर कैसे इन्वेस्ट करते हैं? हाउ यू कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग? देखिए, ये मेरा 2nd बर्थ है। बिल्कुल ठीक। फर्स्ट बर्थ का पर्पज पता था जी। और 2nd बर्थ का भी, इस जन्म का भी पर्पज पालो। बिल्कुल। कि ये जो जीवन मुझे मिला है, ये जीवन इसीलिए मिला है, जी। जो मेरे साथियों ने, राइट। जो उन लोगों ने हमारे इस राष्ट्र के लिए जी अपनी लहू की एक एक बूंद, जी, जीवन की एक एक सांस को हमारे लिए कुर्बान किया है। राइट। उनका जो शौर्य, उनका जो वीरता, उसको मैं इन बच्चों तक लेकर के जाऊं, इनके अंदर जो नकारात्मकता भरी हुई है उसको सकारात्मकता में परिवर्तन। बहुत सुंदर, बहुत तो यही एक मेरे जीवन का मकसद है, पर्पज है, और इसी को जी रहा हूँ। तो 2-3 इंस्टीट्यूशन हैं, उनके साथ में कनेक्टेड हूँ, और बाकी तो पूरे भारत के जो है कोने कोने में स्कूल, NGOs, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, NIT, वंडरफुल, सभी में जाकर के जो वंडरफुल सर, वंडरफुल। मैं समझता हूँ आपके ये अब जो इंस्पिरेशन, मार्गदर्शन है, मतलब ये बहुत स्ट्रांगली इंस्पायर करता है। और मैंने तो जैसे कहा ना, मेरे लिए तो मैं अक्सर बोल देता हूँ कि देखो जी, मेरे को जब मैं ऑफ होता हूँ तो मैं बाउंस बैक लेता हूँ उनको सोच करके। सर, इट इज रियली इट वाज अ ट्रू ऑनर टू होस्ट यू ऑन ये भी कुछ खास है, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में आप बहुत खास है। उल्टा हम है आपके सामने, आप बहुत खास है। तो ये भी हम खास नहीं है, ये हिंदुस्तान। अरे क्या बात है, वो तो कोई इसमें शक ही नहीं है कि हिंदुस्तान खास है ही है, हिंदुस्तान खास है, हम खास। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारी सर एक छोटी सी रीत है कि हम ये भी कुछ खास है प्लेटफॉर्म पे, सारे लोग वही होते हैं जिन्होंने कुछ खास करा है, और कुछ आपके जैसे होते हैं जिन्होंने कुछ बहुत ज्यादा खास करा होता है। तो जो खास करा होता है, तो उन्होंने लाइफ के जो सवाल होते हैं, उसकी जो मिस्ट्री होती है, उस पर कहीं ना कहीं अपने हुनर से, समझ से, विजडम से, प्रभु की सिदक से डॉट लगाया होता है। तो उनको हम खिताब दे देते हैं द डॉट पुटर का। तो आज से आपको हम खिताब दे रहे हैं द डॉट पुटर का, क्योंकि आपने उस डॉट लगा करके सारी प्रॉब्लम्स को हल करते हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तहे दिल से पूरी की पूरी ये भी कुछ खासे की टीम से मेरा आपको पूरे भारतवर्ष की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।